हेलो 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 स्टूडेंट्स, दिस इज सी एस एल एल की देविका तापड़िया। और आज आपका पेपर नंबर 2 सीए इंटर के अंदर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का मेरे साथ में फर्स्ट क्लास है। ये जो पेपर है आपका, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये पेपर 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 70 मार्क्स इज इन राइटिंग एंड 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है। सारे पेपर्स में 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है एंड किसी भी ये एमसीक्यू वाले पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब ये जो 100 मार्क्स का पूरा पेपर है ना, इसका सिलेबस का डिवीजन कैसा है एक बार देख लेते हैं। अब इसमें 70 मार्क्स है सेक्शन नंबर ए और 30 मार्क्स है सेक्शन बी। ये 70 मार्क्स में दो एक्ट आएगा, एक आएगा द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एक आएगा एलएलपी एक्ट 2008। फिर ये हुआ आपका पूरा कॉर्पोरेट लॉज का पोर्शन। फिर नेक्स्ट 30 मार्क्स जो है ना, इसमें 3 चैप्टर है, तो एवरेज में देखेंगे तो हर चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंपलसरीली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब ये 30 मार्क्स में एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एक है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और दूसरा है फेमा एक्ट 1999। फेमा 1999, फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये है आपका पूरा सिलेबस। अब कंपनीज एक्ट में पूरा सिलेबस नहीं है, पूरा कंपनीज एक्ट नहीं है 470 सेक्शंस। अब कंपनीज एक्ट में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक है, विच कवर्स सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक, ठीक है। प्लस अलग से उन्होंने एक चैप्टर नंबर 22 है, जो सेक्शन 379 से लेकर के 393A तक चलता है। ये है पूरा सिलेबस। लिख लो लिख लो, कृपा करके लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स 40 है, लेकिन अगर ग्रुप टोटल में देखा जाए तो मिनिमम 50 तो लाना ही पड़ेगा ग्रुप टोटल क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है, समझ आया क्या। अब 70 मार्क्स में कंपनीज एक्ट और एलएलपी दोनों कवर हो रहा है। अब एलएलपी वाला जो पोर्शन रहेगा वो ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का आता है, समझा। तो कंपनीज एक्ट हो गया 70 मार्क्स में, एलएलपी दिस इज कॉर्पोरेट लॉज। अब अदर लॉज में 30 मार्क्स में क्या आ रहा है, 3 चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड फेमा 1999, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। कोई लिख रहा है, लिखो फटाफट लिखो। ठीक है, चलो आज अपने स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद द बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। फ्रेश पेज में हेडिंग देंगे आप सब, बेसिक्स।
ऑफ कंपनी लॉ। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको लगेगा कि आपको पहले से भी पता है, फाउंडेशन से पता है, एंड कुछ पॉइंट्स इसमें नए रहेंगे जो आपके इंटर के सिलेबस का पार्ट है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी में देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। कंपनी के ओनर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के ओनर्स है, दे होल्ड द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। और एक होते हैं मैनेजमेंट, जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो सारे के सारा कौन लेगा? कंपनी का मैनेजमेंट लेगा। और कंपनी के मैनेजमेंट को, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, उसमें कौन बैठता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब मेंबर भी मिलेंगे आपस में और डायरेक्टर्स भी मिलेंगे आपस में। जब हम बोलते हैं कि कंपनी का इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है तो वो कैसे लेंगे? मीटिंग में आकर के लेंगे। ठीक है। तो मेंबर का मीटिंग अलग होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग अलग होगा। पक्का? तो देखो, कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में in any corporate world there are two types of meetings. एक होता है जनरल मीटिंग और दूसरा है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग is the meeting of the shareholders of the company, and board meeting is the meeting of the board of directors of the company। ठीक है? पक्का? अब जो जनरल मीटिंग होता है ना, जनरल मीटिंग भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। ठीक है। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग प्यार से एजीएम भी बोलते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको हम प्यार से ईजीएम भी बोलते हैं। और एक होता है क्लास मीटिंग, जिसको हम प्यार से सीएम बोलते हैं। ठीक है। बोर्ड मीटिंग का कोई भी अलग से कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन नहीं है। अब बोर्ड तो एक ही है ना, तो कितना क्लासिफाई कर लेंगे उसको? ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि कंपनी में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब जनरल मीटिंग, अब मेंबर लोग का अपना मीटिंग होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपना मीटिंग होगा। तो जो मेंबर लोग का मीटिंग होता है, द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, इट इज नोन एज जनरल मीटिंग, एंड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग का फर्दर 3 कैटेगरीज है। क्या? सबसे पहले एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको क्या बोलते हैं? एजीएम। फिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे? ईजीएम। और दूसरा होता है, तीसरा होता है क्लास मीटिंग, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे? सीएम। अब हमारे सिलेबस में जितना ज्यादा जिक्र आएगा वो एजीएम का होगा और ईजीएम का होगा। ठीक है। क्लास मीटिंग का जिक्र उतना बार नहीं आएगा, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आएगा जितना एजीएम, ईजीएम और बोर्ड मीटिंग यानी कि बीएम। बोर्ड मीटिंग को प्यार से बोलेंगे बीएम। ठीक। अब सुनो, थोड़ा सा एजीएम, एजीएम बता देते हैं। सबसे पहला सेक्शन हम लोग यही पढ़ेंगे। एजीएम होता है, एजीएम के बारे में दिया है सेक्शन नंबर 96 में।
और ईजीएम के बारे में दिया है सेक्शन नंबर 100 में। थोड़ा सा ईजीएम और ईजीएम का कॉन्सेप्ट ले लो, डिटेल डिस्कशन अपने करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल मतलब क्या होता है? जो साल में एक ही बार होगा, एक बार तो होएगा ही होगा, एक ही बार होगा। अब जैसे तुम लोग के स्कूल में, जैसे तुम लोग के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होता था एक पूरा सेशन खत्म होने के बाद में, ठीक है, वहां पे टीचर लोग क्या डिस्कस करते थे? तुम्हारा प्रोग्रेस कैसा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा क्लास ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा क्लास में परफॉर्मेंस कैसा था, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या ड्रॉबैक्स है, अब नेक्स्ट सेशन में किन किन बातों पे ध्यान देना है सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यानी कि फ्यूचर टारगेट्स, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो सब डिस्कस किया जाता है। करंट परफॉर्मेंस के साथ में, करंट परफॉर्मेंस के साथ में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या फ्यूचर में जो भी हम करने वाले हैं, नया प्लान्स, नया इनिशिएटिव्स, हम वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर तुम्हारे पेरेंट के साथ में डिस्कस करता है, ठीक है। अब तुम अपने जगह पे इमेजिन करो कंपनी को, टीचर की जगह पे इमेजिन करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और पेरेंट के जगह में इमेजिन करो शेयर होल्डर्स को। पेरेंट्स ने तुम्हारे एजुकेशन के पीछे पैसा लगाया है, तो वो तुम्हारे क्या हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ठीक वैसे ही कंपनी में पैसा किसने लगाया? शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के साथ में कंपनी का ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर में जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसको डिस्कस करें, ठीक है। ये होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। ड्यूरिंग द ईयर क्या परफॉर्मेंस रहा उसको डिस्कस करेंगे। हम फ्यूचर में नया कुछ करने का सोच रहे हैं क्या, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये होता है एनुअल जनरल मीटिंग। समझ आया? फंडा क्लियर हुआ? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है एनुअल जनरल मीटिंग का। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 24-25 का हमको डिस्कशन करना है या एजीएम करना है, ठीक है। अब ये जो 24 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एजीएम होगा, वो 24-25 में होगा कि 25-26 में होगा? 25-26 में होगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे हैं ना। तो प्रीवियस ईयर पहले खत्म तो हो, उसके बाद हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट बन जाए, पीएल बैलेंस शीट जो बनना है सब बन जाए, फिर फाइनली हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको डिस्कस करते हैं। यानी 25-26 में हम 24-25 का एजीएम करेंगे, पक्का? आर यू श्योर? फिर आते हैं ईजीएम में, ठीक है। अब एजीएम जो है वो साल में एक ही बार होता है, एक ही बार होगा। अब ऐसा भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारा जगह में हम लोग को बार बार में कुछ भी करने से पहले मेंबर लोग का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अब कोई भी काम है जो हमको अर्जेंटली करना है, हम क्या पूरे साल एजीएम का वेट करेंगे कि जब एजीएम आएगा तो एक ही दिन में हम सारा अप्रूवल मेंबर से एक बार में ले लेंगे? क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो जब हमको एक्स्ट्रा, हमको जल्दी से मेंबर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, कोई भी मैटर है और वो मैटर में आगे बढ़ने से पहले लॉ का रिक्वायरमेंट है कि मेरे को मेंबर का प्रायर अप्रूवल लगेगा। हम जब तक मेंबर का अप्रूवल नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते और एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते। इसीलिए हम एजीएम से पहले ही मीटिंग बुला लेंगे एक ठो, जिसमें हम वो मेंबर का अप्रूवल ले लेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। उसको बोलते हैं ईजीएम। इट इज नॉट एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट जो मीटिंग एजीएम नहीं है ना वो ईजीएम है। जब हम एजीएम में मेंबर का वेट नहीं कर सकते अप्रूवल का, एजीएम बहुत दूर है, हम मेंबर का अप्रूवल का वेट नहीं कर सकते वहां तक, तब तक तो मेरे को काम कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा, तो हम वेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते, कंपनी पहले ही मीटिंग बुला लेगी उनका, दैट इज ईजीएम। अब हम ईजीएम पहले ही बुला लिए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम एजीएम बुलाने से एग्जेम्प्ट हो गए, नहीं, एजीएम तो करना ही करना है आपको। एजीएम के अलावा आप जो भी मीटिंग करोगे वो क्या होगा? ईजीएम कहलाएगा। अब एजीएम साल में एक ही बार होगा, ठीक है। ईजीएम कंपनी कितना बार कर सकती है? जितनी बार मन करे उतना बार कर लेंगे। ईजीएम जब जब मेंबर का अप्रूवल लगेगा, और एजीएम तक का हम वेट नहीं कर सकते, कंपनी ईजीएम कॉल करेगी, क्या प्रॉब्लम है? जितना मन चाहे उतनी बार कॉल करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास मीटिंग में क्या होता है? क्लास मीटिंग इज नथिंग बट अ मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी कि कंपनी में दो क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे
यहाँ पे एक लेवल डीपर जाएंगे और हम सीखेंगे कि इक्विटी शेयर्स का भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास होता है, ठीक है, होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब ये दो तरीके का है। कैसे? एक कंपनी ने इशू किया है 550,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और एक कंपनी ने इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो फेस वैल्यू अलग हो गया। तो ये हो गया क्लास ए और ये हो गया क्लास बी, दो क्लास हो गया। अब क्लास मीटिंग में क्या होता है? क्लास मीटिंग में ये होता है कि इट इज अ मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी अगर हम ये 10 रुपए वाले शेयर होल्डर्स को केवल बुला रहे हैं और ये 100 रुपए वाले शेयर होल्डर्स नहीं आएंगे, तो दैट बिकम्स अ क्लास मीटिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने सिर्फ इक्विटी वालों को बुलाया, प्रेफरेंस वालों को बुलाया ही नहीं, तो वो भी क्लास मीटिंग है। समझा? पक्का? इसी को बोलते हैं क्लास मीटिंग, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अगर एक क्लास का आप मीटिंग बुला रहे हैं तो आपको सबको बुलाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि उस एक क्लास में भी आपने 4 शेयर होल्डर को बुलाया, बाकियों को नहीं बुलाया, ऐसे नहीं कर सकते। मीटिंग का नोटिस सबको जाएगा, सारे शेयर होल्डर्स को जाएगा, वरना केस करने के लिए सब बैठे हैं और पेनल्टी भी लग जाएगा। सेक्शन नंबर 101 का वायलेशन है। हाँ, सेक्शन नंबर 101 का वायलेशन है। समझा क्या? सेक्शन 101 बोलता है कि सारे मेंबर को नोटिस जाएगा। नोटिस विल बी सेंड टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर तुम एक तो भी शेयर होल्ड कर रहे हो ना कंपनी का, तो भी तुमको नोटिस मिलेगा। समझ आया? पक्का? आर यू क्लियर? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एजीएम के नीचे लिख दो, बस शॉर्ट में एक सेंटेंस लिखा रहे अभी, फिर अपने थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पे। इट इज हेल्ड वंस अ ईयर। फिर ईजीएम के नीचे लिखना, इट इज हेल्ड एट दी डिस्क्रिशन ऑफ मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड क्लास मीटिंग के नीचे लिखना, इट इज अ मीटिंग, MTG शॉर्ट फॉर मीटिंग, इट इज अ मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। इट इज अ मीटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ तक ठीक है? पक्का? अच्छा, अब आओ नेक्स्ट। हम मीटिंग कॉल क्यों करते हैं? चाहे डायरेक्टर्स अपना मीटिंग कॉल करें, चाहे मेंबर्स अपना मीटिंग कॉल करें, हम मीटिंग कॉल क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डिसीजन लेना होता है। अगर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड डिसीजन लेगा, अगर जनरल मीटिंग है तो मेंबर डिसीजन लेगा, शेयर होल्डर्स डिसीजन लेंगे। बट लेना क्या है? डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेंगे? अब देखो, इतने सारे मेंबर्स, इतने सारे डायरेक्टर्स, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा। अब हाँ ना के चक्कर में लोग मारा पीटी भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, कर सकते हैं ना। तो सिस्टमैटिकली काम कैसे हो? हम मीटिंग बिना किसी केओस के मीटिंग में वोटिंग कैसे कराएं? वोटिंग होगा तो ही डिसीजन होगा। अब ये हाँ बोल रहा है, ये ना बोल रहा है, पास हुआ कि नहीं हुआ समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे मीटिंग में वोटिंग होता है एंड वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो देखो, मीटिंग्स आर called to take decisions by passing resolutions। वोटिंग होगा ना मीटिंग में, मीटिंग में वोटिंग होगा ना, तो अब जब वोटिंग करेंगे
तो वोटिंग के साथ में फिर रेजोल्यूशन पास होता है। वोटिंग हो गया तो फिर रेजोल्यूशन पास होगा। अब जो रेजोल्यूशंस है वो दो टाइप के होंगे, क्योंकि मीटिंग भी दो टाइप के हैं, जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, तो रेजोल्यूशन भी दो टाइप के होंगे। जनरल मीटिंग में क्या होगा, बोर्ड मीटिंग में क्या होगा। देखो, बोर्ड मीटिंग में हम पास करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं प्यार से बीआर। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन डू वी से दैट अ बोर्ड हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन, वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट। ये हो गया बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग में एक आएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हाँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को बोलेंगे ओआर और स्पेशल रेजोल्यूशन को बोलेंगे एसआर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेम, वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोट्स इन फेवर शुड बी 3 times दी वोट्स अगेंस्ट, जिसको हम प्यार से बोलेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, लिख लो पहले, मतलब समझा रहे हो। एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है हम कुछ गड़बड़ लिखे हैं। वोट्स इन फेवर, हाँ एक काम करो, ये ऐसे होगा, वोट्स इन फेवर इंटू 3 इक्वल्स टू वोट्स अगेंस्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन है, कर लेना तो। इक्वल नहीं होगा, समझाएंगे, रुको समझाएंगे, समझाएंगे, मिनिमम इतना होना चाहिए, समझाएंगे। कैसे, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा पूरा। ऐसे लिखो, मतलब बता रहे हैं अभी, रुको बता रहे हैं। लिख लिया क्या? अच्छा, अब पहले नॉर्मल स्टार्ट करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन से। ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन में डायरेक्टर्स आर वोटिंग। अब हमको पास करना है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है, वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट। पक्का? अब मान लो कंपनी में 4 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब 4 डायरेक्टर्स में से 2 ने फेवर में वोट किया, 2 ने अगेंस्ट में वोट किया, तो रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं? रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, क्योंकि वोट्स इन फेवर इज इक्वल टू वोट्स अगेंस्ट, पर हमको क्या चाहिए, वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट। ठीक है, अब कुछ ऐसा एग्जांपल लो कि 4 डायरेक्टर्स हैं, 2 ने फेवर में वोट किया, 1 ने अगेंस्ट में वोट किया और 1 ने वोट ही नहीं किया, तो हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि
नहीं, नॉट फेवर इज ग्रेटर। हम जब भी वोट्स काउंट करते हैं ना, सुनो ना, हम जब भी वोट्स काउंट करते हैं ना, चाहे आप जनरल मीटिंग का वोट्स काउंट करो, चाहे आप बोर्ड मीटिंग का वोट्स काउंट करो, वोट्स काउंट हमेशा होता है ऑफ द मेंबर्स और डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर आपने वोट नहीं किया है और आप प्रेजेंट हो, तो हम आपको, जब हम ये चार, जो चार डायरेक्टर्स है ना, उसको हम चार नहीं लेंगे, उसको हम तीन डायरेक्टर्स कंसिडर करेंगे एट द टाइम ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जनरल मीटिंग हो चाहे बोर्ड मीटिंग हो, वोट्स हमेशा प्रेजेंट एंड वोटिंग का ही काउंट होता है। प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट हो, वोट नहीं किए हो, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स में काउंट नहीं होंगे जब हम वोट्स काउंट करेंगे। अब एप्लीकेबल फॉर जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, समझा? पक्का? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां पे तीन डायरेक्टर्स ने फेवर में वोट किया और एक ने अगेंस्ट में वोट किया, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चार डायरेक्टर्स थे, चार डायरेक्टर्स थे, चारों के चारों ने वोट किया तो फेवर में वोट किया, तब इसको हो जाएगा ना। लेकिन ऐसे केस के लिए ना एक स्पेशल नाम होता है, जब सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इंप्लाइड है, जब सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग फेवर में वोट करते हैं और सबने अगर फेवर में वोट किया है, तो ऐसे रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं यूनानिमस। अभी कुछ मत लिखना, लिखा देंगे, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं यूबीआर। यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स ने वोट किया है, सब ने फेवर में वोट दिया है, सबने सहमति अप्रूवल दिया है, समझा? अब मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कि फॉर एग्जाम्पल चार डायरेक्टर्स थे, तीन ने फेवर में वोट किया, एक ने तो वोट ही नहीं किया, तो यूबीआर पास हुआ कि बीआर पास हुआ? यूनानिमस वाला पास हुआ, क्योंकि जो प्रेजेंट एंड नॉट वोटिंग है, उसको तो हम टोटल चार में काउंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो बच्चे कितने? तीन, और तीनों ने ही फेवर में वोट किया है, तो क्या पास हुआ? यूबीआर पास हो गया। समझा क्या? क्लियर? एकदम श्योर? अच्छा, अब आते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेम कॉन्सेप्ट एज बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, जहां पे वोट्स इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, यानी कि अगर 100 मेंबर्स है, अगर 100 मेंबर्स है, तो मिनिमम कितने मेंबर्स का वोट्स फेवर में होना चाहिए? 51। पक्का? 51। और अगर परसेंटेज की टर्म से बात करें तो 51 क्यों? 50 पॉइंट मोर देन 50 होना चाहिए बस। परसेंट बोले, परसेंट बोले हम, यानी कि मोर देन 50 होना चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इंसान का बात करो तो चलो 51 चाहिए, लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल का बात करें तो मोर देन 50 होगा तो मेरा काम हो जाएगा। पक्का? एकदम श्योर? अब आते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। सुनो ना, स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट्स इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 times द वोट अगेंस्ट। ठीक है, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल चार मेंबर है, चार मेंबर है, अगर एक वोट अगेंस्ट में आया है, तो मिनिमम 3 वोट फेवर में आना चाहिए। टोटल कितने वोट हो गए? 3 + 1 4, यानी हम बोल सकते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमको मिनिमम 75% मेजोरिटी चाहिए। बोल सकते हैं क्या? तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है मिनिमम 75% मेजोरिटी लगेगा। ठीक है, ये खाली मिनिमम 75% मेजोरिटी लिख लो। क्लियर हुआ? पक्का? तो सुनो ना, बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पे लिख लिए थे, इसको 1 दो, और पॉइंट नंबर 2 में दे के लिखो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन यूबीआर डैश देके
when all the directors present have voted in favor। ठीक है, और नीचे में नोट देके लिखेंगे कि votes are counted of present and voting इन बोथ द केसेस, यानी कि जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग के केस में। प्रेजेंट एंड वोटिंग को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, यहाँ तक सही है क्या? ठीक है, तो मेरे को बताओ अभी तक हम लोग क्या सीखे? ज्यादा कुछ नहीं सीखे हैं। ठीक है, अभी तक क्या सीखे हैं? सबसे पहले देयर इज अ डिफरेंस इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के ओनर्स को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी के मैनेजर्स को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दोनों का मीटिंग भी अलग अलग होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स का मीटिंग है तो जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग। ठीक है, अब जनरल मीटिंग फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? एनुअल जनरल मीटिंग, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड वंस अ ईयर, जो मीटिंग हम कभी भी कर सकते हैं जब मन करे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब मीटिंग में हम पास करेंगे रेजोल्यूशंस। बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, जनरल मीटिंग है तो दोनों में से कोई भी एक पास होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन कब पास होगा? when votes in favor are greater than votes against। ordinary resolution कब पास होगा? same, when votes in favor are greater than votes against, जिसको बोलते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है? when votes in favor should be at least 3 times the votes against। the votes in favor should be at least 3 times the votes against, यानी के मिनिमम 75% मेजोरिटी चाहिए। समझा? एकदम क्लियर। अच्छा सुनो, अब कौन से मैटर में ओआर पास करना है, कौन से मैटर में एसआर पास करना है, वो तुमको डिसाइड नहीं करना है। वो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी लिखा है कि कब आप बीआर पास करेंगे, कब आप ओआर पास करेंगे, कब आप एसआर पास करेंगे। सुनो ना, बीआर कहाँ पे पास होगा? बोर्ड मीटिंग में। तो इन शॉर्ट जब मेरे को आंसर्स याद रखना होगा ना कि ये लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो हम शॉर्ट में बोलेंगे बीआर एट बीएम, यानी फर्स्ट पास बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट स्टेप। अगर मेंबर का अप्रूवल चाहिए, ओआर इन जीएम, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, या फिर पास एसआर इन जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, आर यू श्योर? अब किसमें ओआर पास होगा, किसमें एसआर पास होगा, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। बट जैसे जैसे पढ़ेंगे वो सेक्शन वाइज वैसे वैसे याद होते चला जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ओआर और एसआर पास कौन कर रहा है? मेंबर्स पास कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट जो बना है उसका मेन मोटिव क्या है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। ठीक है, अब ओआर पास करना इजी है कि एसआर पास करना इजी है? ओआर पास करना इजी है, तो जो मैटर्स शेयर होल्डर्स को उतना इफेक्ट नहीं करेगा, या जो मैटर्स, जो डिसीजन शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए ही होगा, तो वहां पे थोड़ा ईज ऑफ फॉर्मेलिटी ओआर पास कर ले। हाँ, जिसमें थोड़ा भारी भरकम चीज है, ठीक है, जो कंपनी को भी इफेक्ट कर सकता है, कंपनी के क्रेडिटर्स स्टेक होल्डर्स को भी इफेक्ट कर सकता है, वहां पे हैवी चीज है, इंपॉर्टेंट मैटर है, तो क्या पास करेंगे? एसआर पास करेंगे। जैसे हम कुछ मैटर्स दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट गेस क्या हो सकता है। आइडिया मिल गया ना तुमको, तो गेस करो। फॉर एग्जाम्पल, लिखना नहीं है ये, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या पास करेंगे? क्या पास करेंगे?
ओआर पास करेंगे। हम क्या बोले, जो भी ऐसा कोई मैटर है जिसमें जो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए है, तो वहां पे ओआर। और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर सकता है, कंपनी को अफेक्ट कर सकता है, शेयर होल्डर्स को भी अफेक्ट कर सकता है, चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, और वो स्केल ऑफ इंपॉर्टेंस में 1 to 10 में 10 में आता है, तो भाई वहां पे फिर ऐसा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए है, और फिर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और कंपनी फ्री में शेयर बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर के तो मजे ही मजे हैं, बेनिफिट ही है ना, तो और ठीक है। फिर इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और कंपनी शेयर्स इश्यू नहीं कर रहा है, कंपनी जितना मैक्सिमम शेयर इशू कर सकता है ना, उसका लिमिट बढ़ा रहा है बस खाली, और ठीक है। और फिर अब देखो, बाई बैक ऑफ शेयर्स, ऐसा कंपनी बाय बैक कर रही है भाई, कंपनी ने शेयर इशू किया था, उसी को वापस खरीद रही है शेयर होल्डर से, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, है पक्का, तो एसआर पास करेंगे। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एसआर पास करेंगे। कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, एसआर पेड अप शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रही है, यानी अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमने अगर कंपनी का शेयर 10 में खरीदा था, तो आज की डेट में उसका फेस वैल्यू मान लो कंपनी 6 रुपया कर रही है, तुमको 4 का नुकसान हुआ ना, शेयर होल्डर को तो नुकसान हो रहा है, तो एसआर पास करेंगे कि ओआर, एसआर पास करेंगे, समझा, तो ऐसे बाइफरकेट आप कर सकते हो। हाँ, बट यहाँ पे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है, और कंपनी अपना फेस वैल्यू घटा रही है, तो अच्छा बात है कि बुरा बात है, बुरा बात है ना, कंपनी फेस वैल्यू घटा रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है इसीलिए घटा रही है। क्लियर क्या, क्लियर क्या पक्का। हम नॉर्मली बस अभी बता दिए हैं खाली, कि तुम अगर बिना पढ़े भी कोई तुमसे पूछे ना कि ओआर कब पास करना है, एसआर कब पास करना है, तुम आइडेंटिफाई कर सको, बट कब ओआर पास करना है, एसआर पास करना है, वो रिस्पेक्टिव सेक्शंस में लिखा हुआ है, और ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। इशू ऑफ बोनस शेयर सेक्शन 63 है, इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल सेक्शन 61 सिलेबस में है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 सिलेबस में है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123 सिलेबस में है, समझा, फ्लेक्स नहीं कर रहा है, बता रहा है सिलेबस में है, बाईबैक 68 सिलेबस में है, तो रो मत। वेरी गुड क्वेश्चन। सेक्शंस याद, देखो अच्छा लगता है याद करना, तो याद करो, याद करना स्टार्ट करो, देखो कहाँ तक पहुंच पाते हो, ठीक है। अगर शुरू से रखोगे याद नहीं रखना करना है तो नहीं याद करोगे, बट करना तो स्टार्ट करो, देखो कहाँ तक पहुंचते हो। हमको तो याद है, देखो तो फिर हम तो सेक्शन वाइज वैसे ही पढ़ाएंगे, तुमको भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है पक्का। अब नेक्स्ट पॉइंट में आओ, पॉइंट नंबर 3, मीटिंग्स में हम डिसीजंस ले रहे हैं। अब हम डिसीजंस किस पे लेंगे, कोई मैटर होगा, बिजनेस मैटर होगा, उसी पे हम डिसीजन लेंगे कि हाँ इस मैटर में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो देखो, रेजोल्यूशंस आर passed on business matters in case of, नेक्स्ट लाइन में, in case of general meeting there are two types of business matters.
एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, यार से ओबी, एक होता है स्पेशल बिजनेस, यार से एसबी। ठीक है, फिर देखो, चार बिजनेस मैटर्स आएगा, सुन लो, चार बिजनेस मैटर्स आएगा जो ओबी है, उसके अलावा सारा का सारा बिजनेस मैटर्स इज स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो देखो, ओबी में चार मैटर्स क्या है, प्यार से हम लोग उसको बोलते हैं अड्डा, जो तुम लोग रोज मारते हो। ठीक है, प्रार्थना रिलेट कर पा रही है। अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एक्सेट्रा। डी से अभी बताए थे, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डी से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। फिर ए से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। Adoption of annual accounts, auditor's report and director's report. AR stands for auditor's report, DR stands for director's report. D से declaration of dividend, फिर D से appointment of director in place of retiring director, फिर A से appointment of auditor एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। अगर ये तुमको चार पॉइंट अच्छे से याद नहीं हुआ ना नेक्स्ट क्लास तक, तुमको पता है क्या होगा, ये चार पॉइंट तुमको 5 बार लेके आना पड़ेगा, दिखाए हम। ठीक है, और ओबी को छोड़ के बाद बाकी सारा बिजनेस आइटम्स आर स्पेशल बिजनेस। तो मेरे को बताओ, सुनो ना, ये जो बिजनेस मैटर का क्लासिफिकेशन है ओबी एंड एसबी, ये क्या बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि ओनली फॉर जनरल मीटिंग? ओनली फॉर जनरल मीटिंग, इसलिए पहले लिखा दी है इन केस ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग के लिए बिजनेस मैटर्स का क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेंबर्स मीटिंग के लिए है, जनरल मीटिंग के लिए है। तो ओबी में चार आइटम्स अड्डा, सबसे पहले ए से अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फिर डी से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फिर डी से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, और फिर डी से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, अब मेरा बात सुनो, अगर तुम्हारे एग्जाम में केवल सिर्फ ये आया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कहाँ डालोगे, ओबी में कि एसबी में? कहाँ डालोगे, ओबी में कि एसबी में? ओबी या एसबी? ओबी या एसबी? एसबी में डालेंगे, क्योंकि ओबी में कब आ रहा है, जब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है और उसके प्लेस में नया डायरेक्टर आ रहा है, तब वो अड्डा का पार्ट है, तब वो ओबी का पार्ट है। वरना अगर केवल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ स्पेशल बिजनेस। समझा क्या? ठीक है, अच्छा, अब बताओ मेरे को, कंपनी अपना
एनुअल अकाउंट्स, कंपनी अपना एनुअल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब कंपनी कौन से मेंबर के कौन से मीटिंग में डिस्कस करेगी? जनरल मीटिंग में कौन सी कैटेगरी में, एजीएम, ईजीएम की सीएम? कंपनी अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी कि बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, एनुअल अकाउंट्स, ये तो होता है, ठीक है। तो एजीएम, ईजीएम की सीएम कहाँ पे डिस्कस करेगी? एजीएम डिस्कस करेगी, ठीक है। अब ठीक वैसे ही डिविडेंड वगैरह भी कहाँ डिक्लेयर होता है? एजीएम में ही होता है। ऑडिटर भी अपॉइंट कहाँ होता है? एजीएम में ही होता है। और ये डायरेक्टर का जो रिटायरमेंट वाला पोर्शन है ना, ये सेक्शन 152 में लिखा हुआ है, पर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो ये भी कहाँ होता है? एजीएम में ही होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अड्डा है ना बाबू, ये जो अड्डा है ना, ये केवल और केवल एजीएम में ही लगता है। ये अड्डा केवल और केवल एजीएम में ही डिस्कस होता है और कहीं नहीं हो सकता। ओनली एप्लीकेबल इन एजीएम, ठीक है। अड्डा केवल और केवल एजीएम में ही लगता है। बट एक बात बताओ, ये जो स्पेशल बिजनेस है, बाद बाकी सारा आइटम, वो ईजीएम में लगेगा कि एजीएम, ईजीएम, सीएम किसी में भी लग सकता है? किसी में भी लग सकता है। एजीएम, ईजीएम, सीएम किसी में भी लग सकता है। आर यू श्योर? पक्का? अच्छा। अब तुमको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि जहां ओ भी है वहां ओ आर लगा देते हैं, जहां एस भी है वहां एस आर लगा देते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है तुमको? नहीं, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सुनो ना, अड्डा में तो ये चार आइटम ही आ रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ बोनस शेयर्स, क्या लग रहा था उसमें? ओ आर लग रहा था, पर क्या वो अड्डा में आ रहा है? नहीं, बट फिर भी ओ आर लग रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड अड्डा में आ रहा है और इसमें ओ आर लग रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर सिर्फ हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बोले तो वो क्या था? एसबी था। और डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ओआर ही पास करना पड़ता है सिर्फ, तो एसबी में भी ओआर लग सकता है। और ये तीनों में अड्डा में तो ओआर ही लगेगा, अड्डा में ओआर लगेगा, बट एसबी में ओआर एसआर दोनों लग सकता है। समझा? पक्का? तो वहां पे लिख लो। हाँ, ओआर पास करते हैं हम लोग। नॉर्मल डायरेक्टर को अपॉइंट करना है ना, जैसे क्या होता है, डायरेक्टर को अपॉइंट ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। पहले डायरेक्टर को बोर्ड रेकमेंड करता है, और फिर वो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बोर्ड में एज एन एडिशनल डायरेक्टर होता है। फिर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में हम उसका अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज करते हैं। तो वो ऑलरेडी कंपनी में कुछ महीना काम कर चुका होता है, ठीक है। तो बाद में फिर हम लोग ओआर पास करते हैं। तो ये तरीका होता है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। समझा? देखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? ओबी में लिखोगे, ओबी में लिखोगे तुम पास ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एसबी के नीचे लिखोगे कैन पास ओआर और एसआर। ठीक है, तो तुमको ओबीएसबी, ओआरएसआर, ठीक है, और जीएम और बीएम क्लियर होना चाहिए। तो बीआर एट बीएम होगा, ओआर एन जीएम होगा, या एसआर एन जीएम होगा मैक्स, ठीक है। यूबीआर पूरे कंपनीज एक्ट में यूबीआर केवल दो ही जगह पास होता है, एक तुम्हारे सिलेबस में है और एक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर आओ पॉइंट नंबर 4। अब हम लोग कुछ जनरल बातें करेंगे। क्या दिख रहा है क्या? देख ले।
लिख ले लिख ले। लिख लिया क्या? पक्का? बढ़े आगे। अब करते थोड़ा जनरल बातें, ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। कंपनीज एक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्शंस है? 470, डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स along with 7 शेड्यूल्स। पता था? है ना? लिख लो वापस लिख लो, मेरे को भरोसा नहीं है। द कंपनीज एक्ट 2013 consists of 470 sections divided into 29 chapters and 7 शेड्यूल्स। अब ये 29 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक एंड चैप्टर नंबर 22 अपने सिलेबस का पार्ट है। पक्का? ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ। मशीनरी ऑफ कंपनी लॉ, ऐसा सेम डायग्राम फाउंडेशन में भी बनवाया जाता है, बट इस बार अपने कुछ नया भी करेंगे, सेम नहीं बनवाएंगे। ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, तो मेरे को बताओ फटाफट अच्छे बच्चों की तरह, एक्ट कौन बनाया बाबू? पार्लियामेंट। ठीक है। अब सुनो ना, रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कहाँ पे जगह पे कहाँ पे रूल्स बनाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह तो रूल नहीं बना सकता, कहाँ पे रूल बनाना है ये ऑलरेडी एक्ट में ही लिखा है। और समझ में कैसे आएगा? वर्ड लिखा हुआ रहेगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब्ड कहाँ पे होता है? रूल्स में होता है। पक्का? सुनो, अब आओ एग्जीक्यूटिव। कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग एलएलपी एक्ट, ठीक है ना, दोनों को मॉनिटर करने का जिम्मेदारी कौन से मिनिस्ट्री का है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसकी हेड कौन है? निर्मला, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हेड है। ठीक है। अब एमसीए एक मिनिस्ट्री है दिल्ली में, सुनो ना, एमसीए एक मिनिस्ट्री है दिल्ली में। अब क्या दिल्ली से बैठ के पूरा इंडिया में सारा कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन चेक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसीलिए मिनिस्ट्री ने इंडिया को 7 रीजन्स में डिवाइड किया, 7 रीजन्स में डिवाइड किया। अब ये 7 रीजन में हर जगह एक तो रीजनल हेड बैठा दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से रीजनल डायरेक्टर, शॉर्ट में आरडी। ठीक है। 7 रीजन्स में डिवाइड किया, यानी कि टोटल 7 आरडीज है। सेवन आरडीज है। ठीक है। अब इकलौता आरडी भी संभाल नहीं पाएगा, तो आरडी ने अपने अंदर फर्दर रखा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, जिसको प्यार से बोलते हैं हम लोग आरओसी, और ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं ओएल। अब सुनो, कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में आता है से लेकर जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता, तब तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी आरओसी के ऊपर में है। और जैसे ही कंपनी डिसॉल्व होगा, यानी कंपनी का आप एसेट बेच के लायबिलिटी चुकाएंगे, तो सारा जिम्मेदारी चला जाएगा ओएल के पास में। इंडिया में टोटल अभी करेंटली एज ऑफ नाउ 25 आरओसीज है एंड 24 ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है। ठीक है। अब आ जाओ जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी में सबसे पहले तुम दुखी हो, क्योंकि
ऑर्डर तुम्हारे खिलाफ पास हुआ है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले जाओगे एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। व्हाट आर ट्रिब्यूनल्स? ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशलाइज्ड कोर्ट, ठीक है ना, जो एक पर्टिकुलर मैटर्स में ही उन लोग डिसीजंस डिस्प्यूट सॉल्विंग करेंगे। जैसे कॉर्पोरेट मैटर्स के लिए एनसीएलटी है, जैसे ठीक एनवायरमेंट के मैटर्स के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, एनजीटी होता है, तो वो वाला। अभी एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब तुम एनसीएलटी के ऑर्डर से दुखी हो, कहाँ जाओगे? एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ, तो सेम ही है, यहाँ पे आ जाएगा बस खाली एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। फिर तुम एनसीएलटी के भी ऑर्डर से भी दुखी हो, कहाँ जाओगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। रीजन है, रीजन है, सुनो क्यों रीजन है। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में सारा मैटर हाई कोर्ट के पास ही जाता था, ठीक है। फिर हाई कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि वो केसेस का सुनवाई कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा था, इसी वजह से केस लोड सब बढ़ते चले गए, ठीक है। और फिर एनसीएलटी को ले आया, अब बोला कि जो एनसीएलटी बोलेगा वो फाइनल है, हाई कोर्ट को हटाओ, उसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा बर्डन है, वो बर्डन को हम कम करेंगे। और हाई कोर्ट के ऊपर से जितने मैटर्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो चले भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब कोई भी नए मैटर्स हाई कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, जो एनसीएलटी का डिसीजन होगा फाइनली वही फाइनल होगा। और एनसीएलटी से भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास कब जा सकते हो? ओनली व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व। हर मैटर में आप जा भी नहीं सकते। एनसीएलटी के पास गया, जो डिसीजन उसने बोला वो फाइनल है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते, वरना आप उसके पास भी नहीं जा सकते। अब एनसीएलटी ही फाइनल भगवान है नॉर्मल केसेस में, समझा? पक्का? आर यू क्लियर? एकदम क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 7 आरडीज है ना, ये कहाँ कहाँ पे है, लिखो। हाँ, पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सुनो, ऐसे मत लिखो, देखो बताते हैं। 7 आरडीज है ना, 7 आरडीज है ना, तो 7 रीजन्स लिखो कॉपी में। हर एक रीजन में रीजनल हेड है ना बाबू, तो 7 रीजन होंगे, है ना, 7 रीजन्स होंगे। अब 7 रीजन्स डिवाइड कैसे किया है बताते हैं। वेरी सिंपल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। बाकी 3 है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये 3 है, ठीक है। लिखो ना, बताते हैं। सुनो, आज तुमको अच्छा चीज दिखाते हैं, सुनो। एमसी का वेबसाइट देखे हो कभी? आज देखो, ये है, ये है मन की बात जो मोदी जी करते हैं। एग्जाम पे चर्चा की थी ना लास्ट। फिर अबाउट एमसीए में जाओगे, एमसीए ऑफिसेज में जाओ। फिर यहाँ पे तुमको आरडी, आरओसी, ओएल दिख रहा है, ठीक है। आरडी में क्लिक करेंगे, ये देखो, साउथ ईस्ट है, दिख रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। लिख लो तो, नीचे नीचे लाइन देके लिखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो बगल बगल में कहाँ पे भी है वो भी लिखा देंगे, लिखो। नो बताओ, नॉर्मल पता होगा तुम लोग, गेस करो, नॉर्थ में कहाँ होगा? जम्मू, जम्मू। नॉर्थ में कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। नॉर्थ में कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ईस्ट में कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही साउथ में कहाँ होगा? चेन्नई, चेन्नई, मेट्रो सिटीज ना, चेन्नई तमिलनाडु में होगा। वेस्ट में कहाँ होगा? गुजरात। वेस्ट में कहाँ होगा? मुंबई, मुंबई में होगा, ठीक है। अच्छा, गुजरात भी आएगा, सुनो ना, गुजरात वेस्ट में नहीं आता, नॉर्थ वेस्ट में आएगा, तो नॉर्थ वेस्ट में अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट में कहाँ होगा, एनी आइडिया? नॉर्थ ईस्ट,
गुवाहाटी। असम का कैपिटल गुवाहाटी है ना बाबू। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी। और सुनो ना, साउथ ईस्ट में कहाँ होगा? सिलेक्ट रीजन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में तेलंगाना, हैदराबाद। हैदराबाद में। ठीक है, लिखा क्या? सुनो ना, मेरे को बताओ, नॉर्थ में कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। साउथ में कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु। ईस्ट में कहाँ पे है? बंगाल। इधर में वेस्ट में मुंबई। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, ये बोलती है अहमदाबाद, हम कंफ्यूज हो गए। नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद, और साउथ ईस्ट हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना, पक्का? अच्छा, ये देखो, जैसे ये तुमको दिखा है यहाँ पे 7 RD, 7 RDs। ठीक वैसे ही तुम आरुषि में जाओगे ना, तो तुमको यहाँ पे ये पूरा आरुषि दिखा देगा कि इतने इतने जगह में आरुषि भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आरुषि अगर हम मान लो फॉर एग्जाम्पल कोलकाता चूज करते हैं, तो आज के डेट में कोलकाता में आरुषि का नाम क्या है? AK सेठी। समझा? तो तुमको आरुषि का नाम भी मिल जाएगा AK सेठी। जैसे मेरे टाइम पे आरुषि का नाम, बहुत पहले मेरे टाइम पे आरुषि का नाम था जोसेफ जैक्सन, लाइक बहुत पहले। अभी, हाँ, अभी है AK सेठी। समझा क्या? अभी आरुषि है AK सेठी। आर यू क्लियर? सुनो, कोलकाता जहाँ लिखे हो ना, आरुषि में जहाँ पे लिखे हो ना 25 आरुषि है, तो 25 आरुषि के नीचे लिख लो कोलकाता का अभी आरुषि है AK सेठी, पता होना चाहिए। ये क्यों बता रहे हैं? हाँ, जब सरकार का मर्जी होगा। डिपेंड करता है टेन्योर पे, इन सबका टेन्योर होता है। समझा क्या? समझा क्या? अच्छा सुनो ना, ये सब क्यों बता रहे हैं? रीजन है, जब तुम आर्टिकलशिप करने जाओगे, मैक्सिमम लोग तो कोलकाता में ही करेंगे आर्टिकलशिप, कोलकाता वाले स्टूडेंट्स तो कोलकाता में ही करेंगे आर्टिकलशिप। ठीक है, अब तुमको आरओसी का काम देके भेज दिया, या बोला आरओसी को लेटर पहुंचा के आओ, तुमको बोला आरओसी है कौन? हमको पता ही नहीं है, तो पता होना चाहिए ना। गूगल में भी AK सेठी नहीं दिखाएगा। समझा? तो यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट MCA। ठीक वैसे ही OL में जाओगे तो तुमको OL मिल जाएगा। ए, OL में जाओगे तो तुमको OL मिल जाएगा। वैसे ही सबका डिटेल्स है। देखो, ये है एक आदमी, और हाँ ये रहा, ये देखो, एड। ये कौन है? ये कौन है? इसी का फोटो नहीं दिया, बताओ। निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हेड है। समझा क्या? पक्का? तो सबका डिटेल्स ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मिल जाता है, वेबसाइट में अवेलेबल रहता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? आर यू श्योर? एमसी समझ में आ गया? ठीक है, अब जो भी एक्ट्स और रूल्स होता है ना, वो भी MCA में ही रहता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है सारा टैब्स। अब एक्ट्स एंड रूल्स में जाएंगे तो तुमको सब मिल जाएगा। देखो लिस्ट देख रहा है, ये सारा एक्ट कौन कौन सा एक्ट है? ये सारे वो एक्ट्स है जो मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी इज इज अंडर दैट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कंपनीज एक्ट 2013 तो है ही, 1956 वाला भी है, LLP है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, कंपटीशन एक्ट है, पार्टनरशिप है, चार्ट अकाउंटेंट्स का अपना एक्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का अपना एक्ट है, कंपनी सेक्रेटरीज का अपना एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, कंपनीज 1951 भी है। सोचो, ये सारा एक्ट एडमिनिस्टर करने का जिम्मेदारी MCA का है। इसीलिए ये सारा एक्ट का E-कॉपी MCA के वेबसाइट में है। अब जब तुम एक्ट में क्लिक करोगे ना, तो तुम्हारा सब ये खुल जाएगा। इधर में चैप्टर्स देखा, 29 चैप्टर्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ 7 शेड्यूल्स। ठीक है, और नीचे में 1956 भी आ गया, ये ऐसे दिख जाता है। और जब तुम मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम जब चैप्टर 1 खोले तो सेक्शन दिखा दिया। ठीक है, मान लो डेफिनेशन का पार्ट खोले, डेफिनेशन आ गया। अब
कौन से डेफिनेशन में क्या चेंजेस आया था, कौन से साल में चेंज आया था, ये सारा चेंज ना एक बार में नीचे दिया हुआ रहता है। देखा, तो एक ही जगह पे सारा अमेंडमेंट, सारा नोटिफिकेशन, सारा सर्कुलर, सब कुछ डाला हुआ रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन 2 क्लॉज 85। अब देखो, सीधा जाओ क्लॉज नंबर 85 में, गया गया क्या, मिला? तो देखो क्या लिखा है, डज नॉट एक्सीड 50 lakhs एंड डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। लेकिन सुनो ना, जब नीचे जाओगे ना, हाँ मिल जाएगा तुमको। देखो, हाँ, इससे भी और नीचे जाओगे, बहुत पहले ही आ गया था। तो तुम नीचे जाओगे ना, तुमको मिल जाएगा जहाँ पे 4 और 40 लिखा हुआ रहेगा। समझा क्या? अभी तो मेरे को मिल नहीं रहा है, पर तुमको मिल जाएगा, पर ढूंढना होगा, पर मिल जाएगा। ऊपर था क्या, मेरे हिसाब से था। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है, जो भी है, पर मिल जाएगा, एक जगह में सब कुछ रहता है, कहने का मतलब ये है। समझा? दिस इज हाउ यू चेक एमसीए फॉर एनीथिंग। कोई बुक बुक ना हो, कुछ भी ना हो, सीधा एमसीए को तुमको सब मिल जाएगा। क्लियर है? डन? श्योर? दिस कंप्लीट्स पूरा बेसिक्स ऑन कंपनीज एक्ट। जो तुमको जब भी तक तुम जो भी सिलेबस पढ़ोगे ना, इतना बेसिक्स ही ऐसा बेसिक्स है जो हर जगह तुम्हारे काम आएगा। ठीक है? श्योर? तो कल से हम लोग अपना नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट करेंगे इफेक्टिवली, यानी कि सिलेबस पूरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और सबसे पहले हम लोग कल पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 97, सेक्शन नंबर 98 और सेक्शन नंबर 99। कल हम लोग ये 4 सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।